Hello students, today we are going to discuss about a new chapter that is holding company. तो होल्डिंग कंपनी बेसिकली जो चैप्टर है ये रिलेटेड है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए. बेसिकली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं अपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो बीकॉम स्टूडेंट है उनके लिए बना रहा हूँ. In this chapter, I will discuss about the basic concepts, calculations and adjustment relating to holding accounts. तो सबसे पहले होल्डिंग अकाउंट्स क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको समझना होगा कि ये अकाउंट्स बेसिकली किस लेवल में बनाया जाता है या किस टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम में इसको बनाया जाता है. तो होल्डिंग अकाउंट्स बेसिकली अराइज out of relation between holding company and subsidiary company. तो holding company या subsidiary company refers to a situation जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के ऊपर more than 50% मेजॉरिटी शेयर्स जब एक्वायर्ड कर देते हैं, more than 50% मेजॉरिटी या वोटिंग शेयर्स एक्वायर करते हैं, तो जो कंपनी एक्वायर्ड करता है उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी. और जिस कंपनी का मोर देन 50% वोटिंग शेयर्स एक्वायर्ड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी. यानी कि अगर ए कंपनी बी कंपनी का 50% से ज़्यादा वोटिंग शेयर्स एक्वायर्ड कर ले तो ए कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगा और बी कंपनी सब्सिडियरी कंपनी. कई तरीक़ा से एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर में कंट्रोल एक्विजिशन कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ चुके होंगे अमेलगमेशन में एब्जॉर्प्शन, जहाँ पर एक कंपनी दूसरे कंपनी का एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्वायर्ड कर लेता है तो दूसरी कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली जाती है, उसका आइडेंटिटी खो जाता है. लेकिन जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर्ड करता है तो उसकी आइडेंटिटी रहती है, बस उसके सामने एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स रहता है जो होल्डिंग कंपनी होता है. तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी, फिर एक बार रिपीट करते हैं, यानी जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का मोर देन 50% वोटिंग शेयर्स एक्वायर कर लेता है तो जो कंपनी एक्वायर करता है उसको बोलते हैं हम होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी का एक्वायर्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी. अब होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडियरी कंपनी का शेयर्स एक्वायर्ड कर लेता है तो सम accounting treatment are to be made in the books of a holding and subsidiary company, क्योंकि उन दोनों को अब एक साथ मर्ज कर दिया जाता है. मर्ज होने के बाद what they have to do, उनको एक consolidated बैलेंस शीट बनाना पड़ता है. consolidated बैलेंस शीट्स में वो लोग अपने combined assets and liabilities को यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ शो करते हैं. लेकिन ये उतनी आसान नहीं है कि हमने क्या किया, होल्डिंग कंपनी का एसेट्स को सब्सिडी के एसेट्स को जोड़ के एसेट्स में दिखा दिया और होल्डिंग कंपनी के लायबिलिटीज़ को सब्सिडी कंपनी के लायबिलिटीज़ के साथ जोड़ के लायबिलिटी में दिखा दिया. जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं. ऐसा करने से जो बस टोटल हमारा मैच कर जाएगा, लेकिन उनके बीच में जो कैलकुलेशंस हुआ है वो कैलकुलेशंस को हम शो नहीं कर पाएंगे, जो ट्रीटमेंट हुआ वो ट्रीटमेंट को हम शो नहीं पाएंगे. तो इसलिए दे आर सर्टेन स्टेप्स जो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा आपको होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स में दिखाने से पहले. तो अब स्टेप बाय स्टेप हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर्ड करता है तो मतलब ये है कि ऑलरेडी होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी में पहले से इन्वेस्टमेंट था, यानी होल्डिंग कंपनी ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी कंपनी में कर चुका होता है. तो उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में हमको सब्सिडियरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है हमको उसको राइट ऑफ करना पड़ता है. तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी हैज़ टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी. तो ये करने से पहले हम लोगों को डिग्री ऑफ कंट्रोल पता करना पड़ता है कि आखिर होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी में कितना प्रोपोर्शनेट कंट्रोल है. और ये निकालने के लिए हमें डिग्री ऑफ कंट्रोल एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है. ये कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी यानी कि शेयर्स इन विच द होल्डिंग कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड, यानी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ होल्डिंग company in subsidiary company divide by total shares of the
सब्सिडरी कंपनी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी का 40,000 शेयर्स है मार्केट में एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी 4 लाख रुपीस का शेयर्स है। तो 40,000 शेयर्स में से मान लीजिए 30,000 शेयर्स में ए कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने एक्वायर्ड करके रखा है। तो हम ये कह सकते हैं 30,000 डिवाइड बाई 40,000, यानी 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी डिवाइड बाई टोटल शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, यानी कि 40,000। तो 30,000 डिवाइड बाई 40,000, अगर फ्रैक्शन में आप इसको बोलोगे तो 3/4, और अगर मान लीजिए आप परसेंटेज में बोलते हो तो 75%, यानी कि 3/4 शेयर्स होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का एक्वायर्ड करके रखा है। तो मतलब ये हुआ कि जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में वो 3/4 है। अब जो 1/4 बचा, ये कौन लोग हैं? इनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर, यानी ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनका शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर्ड नहीं किया है। इनको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, और इनका इंटरेस्ट यानी इनका जो भी इनका अकाउंटिंग अमाउंट है, जो इनका वैल्यू रहा है सब्सिडरी कंपनी में, इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। ये वैल्यू को, ये अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ता है और सेपरेटली इनको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में एक सेपरेट हेडिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के शो किया जाता है। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना है डिग्री ऑफ कंट्रोल, उसके बाद आपको निकालना होता माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट मीन्स दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन द होल्डिंग कंपनी। इसको हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के निकालते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो होता है वो ये होता है कि जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर्ड की हैं तो उससे उनको इनसे मतलब इस ट्रीटमेंट से, इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से बेनिफिट हुआ है या वेदर दे हैव पेड मोर देन द नेट एसेट्स दे हैव एक्वायर्ड। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में किए हैं उस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट क्या है, और नेट एसेट्स यानी कि जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर्ड कर रहे हैं तो व्हाट इज द नेट एसेट्स दे आर गेटिंग ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी में वो 1 लाख है, राइट, और नेट एसेट्स जो आप सब्सिडरी कंपनी का एक्वायर्ड कर रहे हो अगर वो 1 लाख से कम है, मान लीजिए 80,000 है, एंड यू आर पेइंग 1 लाख फॉर दैट नेट एसेट, दैट डिफरेंस विल बी टर्म्ड एज गुडविल। एंड अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और आप नेट एसेट जो एक्वायर्ड किए है सब्सिडरी कंपनी का वो अगर 1,20,000 है तो एक्सेस आपका नेट एसेट्स हो गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो वो 20,000 आपका कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। मीन्स इफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट is more than net assets, it will be treated as goodwill of the subsidiary company, और अगर net assets is more than cost of investment then it will be treated as a capital reserve of the holding company. So these are the two basic calculation whether we are having goodwill or we are having capital reserve that has to be calculated. It is a very important part of holding company account जिसको हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट के थ्रू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, लास्ट में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ में हम लोग को जनरल रिजर्व, अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा यानी इनको सेपरेटली ट्रीट करना पड़ता है। बाकी जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी है, फॉर एग्जांपल ऑल द फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स ऑफ होल्डिंग इन सब्सिडरी कंपनी, इनको कंबाइंड कर दिया जाता है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखा दिया जाता है। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बीच में कुछ डेटर्स क्रेडिटर्स है, यानी कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी का क्रेडिटर्स है और सब्सिडरी होल्डिंग का डेटर्स है, तो यानी कि म्यूचुअल इंडेप्टनेस के थ्रू क्रेडिटर्स और डेटर्स को जो आपका कॉमन अमाउंट है वो डेटर्स से क्रेडिटर्स से माइनस कर दिया जाता है उनको बैलेंस शीट में डालने से पहले। उसी तरह मान लीजिए म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के बीच में, यानी कि बिल्स रिसीवेबल होल्डिंग का सब्सिडरी का बिल्स पेबल में
जो इक्वल वैल्यू का अमाउंट है उसको भी डिडक्ट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। उसी तरह कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक में या फिर किसी एसेट्स में जो होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी के बीच में है, तो उस अनरियलाइज प्रॉफिट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से और पर्टिकुलर एसेट्स में जिसमें वो प्रॉफिट इंक्लूड है, फॉर एग्जांपल स्टॉक या फिर कोई और एसेट्स, उससे डिडक्ट कर दिया जाता है। तो ये म्यूचुअल इंडेप्टनेस, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस या फिर अनरियलाइज प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये सारा एडजस्टमेंट को करने के बाद तब जो भी एसेट्स लायबिलिटी है उसको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डिग्री ऑफ कंट्रोल, वो आप निकाल लिए। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इस टॉपिक को हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं जो हेडिंग के अंदर, उसको करने से पहले आपको बताते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स जिससे आप ये सारा कैलकुलेशन निकाल पाओगे। क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही बनाना होगा, लेकिन वो बनाने से पहले कुछ कैलकुलेशंस, ट्रीटमेंट जो करना होगा वो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है आपका कंट्रोल चार्ट मेथड और दूसरा तरीका है आपका एक रफ मेथड है। लेकिन जो रफ मेथड है वो सिर्फ सिंपल सम्स के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सम्स है जिसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट है, वहाँ पर आपका ये रफ मेथड काम नहीं कर सकता है, आप गलती कर सकते हो। इसलिए मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि आप, मेरा एडवाइस है कि आप कंट्रोल चार्ट मेथड फॉलो करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो टोटल 3 कंट्रोल चार्ट हमको बनाना पड़ता है, कंट्रोल चार्ट ए, कंट्रोल चार्ट बी, कंट्रोल चार्ट सी। सबसे पहले डिग्री ऑफ कंट्रोल हम निकाल लेंगे, वो किसी कंट्रोल चार्ट के अंदर नहीं आता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी आपको बता दी है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी डिवाइड बाय टोटल शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी से आप डिग्री ऑफ कंट्रोल निकाल लोगे। उसके बाद कंट्रोल चार्ट ए में हम लोग निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसमें हम लोग लिखते हैं एक, जैसे कि आपका नॉर्मल कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, एक टोटल का कॉलम होगा, एक होल्डिंग कंपनी का कॉलम बनेगा, एक सब्सिडरी कंपनी का, यानी एक पर्टिकुलर्स कॉलम होगा, एक टोटल कॉलम बनेगा, एक होल्डिंग का कॉलम बनेगा, एक सब्सिडरी का। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते हैं कंट्रोल चार्ट ए फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, यानी सब्सिडरी कंपनी का जो बैलेंस शीट का वैल्यू है वो आपके सामने दिया जाएगा। आपको एक जो बैलेंस शीट दिया रहेगा उसमें आपको होल्डिंग अकाउंट का एक बैलेंस शीट दिया जाएगा और एक आपका होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट दिया जाएगा और एक सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट जाएगा। तो सब्सिडरी कंपनी का जो बैलेंस शीट है उससे आपको इसका वैल्यू जो है निकालना है या वैल्यू लेना है। तो सबसे पहले ये 4 हेडिंग्स में बटा है, कैपिटल प्रॉफिट, उसके बाद प्री इक्विजिशन प्रॉफिट और प्री इक्विजिशन रिजर्व, ये आ जाता है कैपिटल प्रॉफिट के अंदर। ये हो गया पहला हेडिंग। दूसरा हेडिंग होगा पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट, तीसरा पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व और चौथा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये 4 हेडिंग्स है जो आप उस फॉर्मेट के अंदर डालोगे। सबसे पहला कैपिटल प्रॉफिट, इसमें आता है प्री इक्विजिशन प्रॉफिट और प्री इक्विजिशन रिजर्व। अच्छा, ये प्री इक्विजिशन जो टर्म है ये ऑलरेडी आप अपने नीचे सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हो, यानी जिस डेट में होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर्ड करता है उस डेट को हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ इक्विजिशन। उस डेट से पहले सब्सिडरी कंपनी का जो भी प्रॉफिट या रिजर्व है उसको बोलते हैं प्री इक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व, और उस डेट के बाद यानी होल्डिंग कंपनी जब आपके सब्सिडी को एक्वायर्ड कर दिया उसके बाद जो उनका प्रॉफिट और रिजर्व है उसको बोलते हैं पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व। तो कैपिटल प्रॉफिट में बेसिकली प्री इक्विजिशन प्रॉफिट और प्री इक्विजिशन रिजर्व लिया जाता है। इन दोनों को ऐड करके जो प्रोपोर्शनल शेयर है होल्डिंग का सब्सिडरी का उसमें बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 3/4 होल्डिंग का शेयर है, 1/4 सब्सिडरी का, तो जो भी आपका कैपिटल प्रॉफिट हुआ वो होल्डिंग और सब्सिडरी में बढ़ जाएगा। दूसरा पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट, यानी बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में जो सब्सिडरी का प्रॉफिट दिया हुआ है उससे प्री इक्विजिशन प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट बच जाएगा। उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है होल्डिंग का शेयर और सब्सिडरी का शेयर में। ठीक उसी तरह पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व, यानी जो भी रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है आपके बैलेंस शीट में सब्सिडरी का, उस रिजर्व से आप प्री इक्विजिशन रिजर्व को माइनस कर दोगे तो पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व बच जाएगा। उसको आप होल्डिंग का शेयर और सब्सिडरी का शेयर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये होने के बाद आप देख रहे होगे कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट इक्विजिशन रिजर्व होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों के शेयर में बढ़ गया जो भी डिग्री ऑफ कंट्रोल से हम शेयर निकाले थे। अब उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये कैसे निकलेगा, जो भी शेयर कैपिटल आपका सब्सिडरी कंपनी का है उसमें से हम होल्डिंग का जो शेयर का है आपको हम हटा लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख का
आपका शेयर कैपिटल है सब्सिडरी कंपनी का, उसमें से मान लीजिए 75,000 जो है वो आप होल्डिंग एक्वायर्ड कर लिया, यानी 25,000 जो अब शेयर कैपिटल है वो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है। तो इस तरह माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कॉलम को हम ऐड करेंगे, यानी प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट प्लस प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ पोस्ट इक्विशन प्रॉफिट प्लस प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ पोस्ट इक्विशन रिजर्व प्लस माइनॉरिटी शेयर कैपिटल, ये चारों आइटम को हम ऐड करेंगे तो इससे मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को निकालना है गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ये निकालने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका सम्स में दिया रहेगा, उसमें से आप कैपिटल प्रॉफिट यानी कि होल्डिंग कंपनी का जो कैपिटल प्रॉफिट का शेयर है वो प्लस उनका जो शेयर कैपिटल है, फॉर एग्जांपल अभी 75,000 था, यानी कि जो शेयर कैपिटल होल्डिंग का सब्सिडरी में है, जो प्रोपोर्शनल शेयर है, इनको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट्स, यानी कि पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी और उनका जो भी प्रोपोर्शनल शेयर कैपिटल है सब्सिडरी में, इनको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी कि पॉजिटिव आंसर आया तो इट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल, और अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व जो है ये लायबिलिटी साइड में चला जाएगा अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। और गुडविल आया तो इंटेंजिबल एसेट्स, कई बार एडजस्टेड हो जाता है, इसका वैल्यू जो अगर मान लीजिए पहले से वैल्यू है तो एडजस्ट करके इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। लास्ट कंट्रोल चार्ट सी, कंट्रोल चार्ट सी यानी कंट्रोल चार्ट ए से हम लोग क्या निकालें, कंट्रोल चार्ट ए से निकालें हम लोग आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कंट्रोल चार्ट बी से क्या निकालेंगे, कंट्रोल चार्ट बी से हम लोग निकालेंगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व। कंट्रोल चार्ट ए से आपका माइनॉरिटी के साथ साथ मेरा कैपिटल प्रॉफिट, पोस्ट इक्विशन प्रॉफिट और पोस्ट इक्विशन रिजर्व भी कैलकुलेट हो जाता है। कंट्रोल चार्ट सी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल चार्ट सी में हम लोग दिखाते हैं अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी जो भी एसेट्स लायबिलिटी एडजस्टेड नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग बनाते हैं कंट्रोल चार्ट सी। तो कंट्रोल चार्ट सी में जो कॉलम होता है बिल्कुल बेसिक कॉलम है, होल्डिंग सब्सिडी का नाम लिख दिया जाता है और सारा एसेट्स लायबिलिटी का एक कॉलम खोल लेते हैं और उस कॉलम में जो भी अमाउंट एसेट्स लायबिलिटी का हम लोग डाल के ऐड कर लेते हैं। अगर कोई लेस वाला आइटम है जैसे म्यूचुअल इंडेप्टनेस है तो हम लोग क्या करते हैं, डेटर क्रेडिटर्स दोनों से माइनस कर दिए, डेटर से भी सेम अमाउंट, क्रेडिटर से भी सेम अमाउंट। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है तो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल से माइनस कर दिए। अगर अनरियलाइज प्रॉफिट है तो स्टॉक पे तो स्टॉक से माइनस कर दिए। इस तरह बैलेंस करने के बाद उनको ऐड करके हम लोग सारा एसेट लायबिलिटी का टोटल निकाल लेते हैं। बस रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसका कॉलम हम अलग से दिखाते हैं, जहाँ पर हम होल्डिंग कंपनी का जो भी रिजर्व या शेयर कैपिटल है उनका वैल्यू बैठाते हैं और उनका जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व है उसको प्रॉफिट और रिजर्व में ऐड कर देते हैं। और कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से माइनस करके इनको भी बैलेंस कर लेते हैं और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस का हेडिंग के अंदर डाल देते हैं। और इस तरह मेरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का सारा आइटम हम अरेंज कर लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड में आपका शेयर कैपिटल, होल्डिंग का पूरा शेयर कैपिटल रहेगा, आपका सब्सिडी का तो शेयर कैपिटल एडजस्ट हो चुका है। रिजर्व एंड सरप्लस में होल्डिंग का जो भी स्टेटमेंट ऑफ पीएल और रिजर्व का बैलेंस है वो ले लेते हैं क्योंकि सब्सिडी का ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद फिर जो भी लायबिलिटीज़ है जैसे क्रेडिटर्स है, लोन है, बिल्स पेबल है, ये सब आपका नॉन करेंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी हेडिंग्स के अंदर में आ जाता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अलग से एक आइटम दिखा दिया जाता है लायबिलिटी साइड में। एसेट साइड में जो भी मेरा टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है आपका, वो सबको दिखा दिया जाता है कंबाइंड वैल्यू के साथ होल्डिंग और सब्सिडी का, और दोनों साइड को ऐड कर लिया जाता है और इससे मेरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बैलेंस हो गया, यानी हमने होल्डिंग कंपनी का अकाउंट जो है राइट बनाया है। और इसके बाद आप जब प्रैक्टिस करोगे स्टेप बाय स्टेप तो और प्रैक्टिकल नॉलेज आप गेन कर पाओगे। थैंक यू।